सभी को जय हिंद। और आज हम सभी बात करेंगे वेगा रॉकेट के डेवलपमेंट में जो प्रोग्राम लॉन्च होता है, प्रोग्राम लॉन्च के बारे में और इसके फ्लाइट के बारे में। प्रोग्राम लॉन्च के बारे में हम लोग जानेंगे आज और इसके फ्लाइट के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए और जो भी दिक्कत हो उसको हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। 2003 में वेगा लॉन्चर के विकास पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएनईएस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है पूरे यूरोप के द्वारा बनाई गई स्पेस एजेंसी है, जिसमें लगभग 20 से 20 देश आते हैं, 20 देश मान के चलिए। और जो सीएनईएस, याद रखिएगा, जो सीएनईएस कंपनी है उसको फ्रांस की स्पेस एजेंसी है और यही जो है एरियन का रॉकेट को ही बनाती है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एरियन 6 रॉकेट है, इसको मैं सिर्फ आपके डेमो के लिए लिया हूँ, ठीक है, इसको आगे देखा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसने दोनों ने यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएनईएस ने ऑफिशियल तौर पर साइन कर लिया कब 2003 में, जिसमें सर्वाधिक इटली 65% तक इसमें अपना शेयर किया, अपना जो वर्क हो था, जो फंडिंग दिया। 2004 में बताया गया कि क्योरी फ्रांस गुआना से लॉन्च व्हीकल को एकीकरण करने के लिए एरियन स्पेस, याद रखिएगा, एरियन स्पेस और ईएलवी के बीच डिसिग्नेचर हुआ है। किसके लिए? उसका जो लॉन्च पैड के लिए, मतलब कि जो उसका एकीकरण करने के लिए उसका उस दोनों के बीच में हुआ। इसके बाद से 2004 में इसके लॉन्च पैड का निर्माण शुरू कर दिया गया। 2004 में इसके लॉन्च पैड का निर्माण भी शुरू कर दिया गया और इसमें एक बंकर भी बनाया गया। बंकर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, अब अभी अपनी स्क्रीन पे देखेंगे बंकर क्या होता है। ये देखिए, ये बंकर है। बंकर का सीधा सीधा मतलब है कि अंडरग्राउंड टनल होता है या बहुत स्ट्रॉन्ग इसको बनाया जाता है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये बंकर है, इसको थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे जो इसके अंदर रखी हुई चीजें हैं, ये इस बंकर के अंदर इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई हमला भी होता है तो ये बंकर इतना मतलब मजबूत बनाया जाता है कि उस हमले को भी ये सह लेता है, उसको रोक लेता है, ठीक है। तो ये बंकर है। उसके बाद से बंकर भी बनाया गया जहाँ रॉकेट को जोड़ा जाएगा। यहीं पे देखिए, यहाँ पे ये जो रॉकेट, ये बंकर है, इसी के अंदर रॉकेट को जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत पुराना बंकर है। अब जो नए टाइप के बंकर आते हैं उस टाइप के आते हैं, उतना बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा लगेगा झोपड़ी है, लेकिन झोपड़ी टाइप नहीं, बहुत मजबूत रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। जहाँ रॉकेट को जोड़ा वन के लॉन्च पैड पर ही बनाया जा रहा था, ये जो बनाया जा रहा था एरियन 1 के लॉन्च पैड पर ही बनाया जा रहा था। एरियन 1 रॉकेट को मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, ये है एरियन 1 रॉकेट। इसी के लॉन्च पैड पे, यानी इसका जो लॉन्च पैड था, इसी के लॉन्च पैड पे इसको बनाया जा रहा था वेगा के। इसी लॉन्च पैड पे वेगा के लॉन्च पैड को भी थोड़ा सा इससे दूर था ये इसका लॉन्च पैड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग 2005 में। याद रखिएगा 2005 में इसके मोटर और इग्नाइटर का सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ। 2005 में इसका और इग्नाइटर का सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ और 2005 में इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पावर मॉड्यूल को लगाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इच्छा प्रकट की। अब इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पावर मॉड्यूल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पावर मॉड्यूल, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आयन थ्रस्टर। क्या कहते हैं? आयन थ्रस्टर। कलर चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आयन थ्रस्टर। आयन थ्रस्टर इसको शॉर्ट में कहते हैं। और आपको बता दें कि ये सैटेलाइटों के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसके बारे में हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आयन थ्रस्टर होता है, आयन थ्रस्टर बैटरी से चलता है और ये लगभग बैटरी से चलने के कारण ये बहुत ज्यादा स्पीड को गेन कर लेता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है चालू होने में। यानी अगर आप आज चालू करते हो इसको तो कम से कम 3-4 महीना बाद जाके ये बहुत स्पीड पकड़ेगा, लगभग 27-28 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ेगा। कब? 2-3 महीना बाद। तो इसको चालू करने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा समय लेता है। इसी में बस यही प्रॉब्लम है और बाकी प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपको बता दें टोटली इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक पे चलता है, बिजली से चलता है, ठीक है। तो 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पावर मॉड्यूल इसको लगाने का इच्छा प्रकट किया कि इसमें वेगा रॉकेट में, और इसलिए लगाया ये वेगा रॉकेट में, इसलिए ये लगा रही थी कंपनी। क्योंकि ये लियो से और जियो तक, याद रखिएगा 1 मिनट, लियो से जियो तक, जीटीओ तक पेलोड को स्थानांतरित कर सके, यानी पेलोड को पहुंचा सके, इसलिए इसको
बनाया जा रहा था, इसलिए इसको लगाने की इच्छा प्रकट कर रहा था यूएसए। 2005 में यह पता चला कि इजराइल और इंडिया ये दोनों दोनों कंट्री जो है इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड, ऐसा अनुमान लगाया गया। देखिए कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, कोई एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि तो पता नहीं ये देश है इंटरेस्टेड। जैसे कई लोग होते हैं किसी चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ज्वाइन नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा है लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये ऐसा अनुमान लगाया गया कि इजराइल और इंडिया ये दोनों इस रॉकेट में इंटरेस्टेड हैं। तो आपको बता दें 2005 में पहला परीक्षण साल्ट क्यूरा सार्डिनिया में हुआ था। मैं आपको सिर्फ सार्डिनिया याद रखिए, इतना बड़ा नाम नहीं याद रख पाएंगे आप। तो सिर्फ सार्डिनिया में इसका सबसे पहला टेस्ट हुआ 2005 में, और ये टेस्ट इसका टेस्ट हुआ 2005 में पहली बार सार्डिनिया में। 2007 में इसका तीसरा स्टेज के दौरान लॉन्च फेल हो गया। 2007 में याद रखिएगा, 2007 में इसका टेस्ट के दौरान ये फेल हो गया। 2007 में ये फेल हो गया, जिस कारण से वेगा प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, और उसके बाद से 2007 में अनाउंस किया गया कि ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2007 में, याद रखिएगा ये वही टाइम लाइन है, 2007 में ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंसमेंट किया कि वो अपने वेगा और एरियन रॉकेट के लिए किसका उपयोग करेगा, जीपीएस का उपयोग करेगा। किसके लिए, वेगा नेविगेशन के लिए जीपीएस का उपयोग करेगा। नेविगेशन बहुत ही बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम को माना जाता है जीपीएस को। ठीक है, और उसके बाद से मतलब कि अपने वेगा और एरियन रॉकेटों में इसका उपयोग करेगा। किसका, जीपीएस होता है रॉकेट को सही सही गाइड करना है कि रॉकेट को कब दूसरा स्टेज अलग करना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं जाते हो, आप अपने फोन का जीपीएस ऑन कर लेते हो तो आप कहीं भी चले जाते हो, किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हो। ठीक उसी प्रकार से रॉकेट को सही स्थान में पहुंचाने के लिए भी जीपीएस का ही उपयोग किया जाता है, और उसमें एक और सिस्टम लगाया जाता है। जैसे हम लोग सिर्फ जीपीएस का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें एक और सिस्टम लगाया जिसे बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, 2009 में पेरिस के एयरशो में कम लागत वाले इंजन को खोजा गया था जो वेगा के अपर स्टेज को रिप्लेस करे तथा इसके फेल हो रहे इंजन को सही करे। 2009 के पेरिस एयरशो में, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, पेरिस के एयरशो में ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि यहाँ पे कोई नया इंजन मिल जाए जिससे कि हम लोगों को ये वेगा रॉकेट में जो इसका इंजन फेल हो रहा है वो दूर किया जा सके। ठीक है, तो उसके बाद से इसका प्रक्षेपण आपको बता दें, इसका प्रक्षेपण 2009 के अंत तक होना था, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रक्षेपण 2010 तक होगा। लेकिन इसकी पहली उड़ान के साथ डमी पेलोड को रखा जाना था। इसकी पहली उड़ान के साथ डमी पेलोड को रखा जाना था। ये डमी पेलोड क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज को पहली बार उड़ाया जाता है तो उसका पूरा गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसलिए उसमें डमी मतलब होता है कि नकली चीजें रख दी जाती हैं जिससे कि उसको पता चल सके उसकी कैपेसिटी की कि हाँ वो सही सही काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन जो डमी चीजें रखी जाती है, याद रखिएगा, डमी चीजें का मतलब नहीं है कि एकदम कुछ भी भर के भेज दो, नहीं, कुछ ऐसी चीज रखी जाती है जो कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ मतलब उतना पावर, मतलब उतना वजन किया, वजन सिर्फ वजन रख के टेस्ट किया जाता है कि हाँ ये सही सही काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन 2010 में ऐसा प्लान बनाया गया था कि इसमें डमी पेलोड रख के लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया कि मतलब उन्होंने कहा कितना महंगा रॉकेट हम बना रहे हैं तो डमी पेलोड क्यों रखेंगे, और डमी पेलोड को नहीं रखा गया और इसके फर्स्ट और इसके लॉन्च को टाल दिया गया। कह दिया गया कि भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग डमी पेलोड को नहीं रखेंगे, एक्चुअल पेलोड को रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से लेकिन इसके लिए एवियो ने कह दिया कि इसको 2010 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 2010 के जनवरी में पता चला कि इसको अभी 1 महीना और इसका लॉन्चिंग डेट खिसक जाएगा। 2011 में इसके सभी कंपोनेंट को वेगा रॉकेट के कंपोनेंट को कैलिफेरो फैसिलिटी के पास रोम कहाँ है, इटली में, तो इटली में इसके सारे कैलिफेरो फैसिलिटी के पास, पूरा नाम मत रखिए मतलब समझिए, कैलिफेरो फैसिलिटी के पास इसके सारे कंपोनेंट को लेके जोड़ दिया गया। किसके लिए, लॉन्च के लिए सारे कंपोनेंट को लेके इसमें जोड़ दिया गया। और उसके बाद से इसका पहला उड़ान 2011 के अंत तक होना था, लेकिन 2012 के जनवरी में पता चला कि इसका लॉन्च डेट थोड़ा सा खिसक जाएगा। ठीक है, फिर इसके पहले अपर स्टेज के परफॉर्मेंस के बाद डीएलआर ने, यानी इसका जो पहला स्टेज है इसका नाम है AVUM, याद रखिएगा इसका क्या नाम है, AVUM का ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसका जो ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, आगे इसके बारे में हम लोग और डिटेल से चर्चा करेंगे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इसका AVUM जो है इसके परफॉर्मेंस से
जो जर्मनी की स्पेस एजेंसी है DLR, वो खुश नहीं थी, उसने इसको रिप्लेस करने की इच्छा प्रकट की। ठीक, उसके बाद से इसको इम्प्रूव करने की जरूरत उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत है, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको साफ मना कर दिया और कह दिया कि लगभग 10 सालों तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कितने सालों तक? 10 सालों तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद इसमें कम अधिक लागत वाले हार्डवेयर की दर मतलब कोई बदलाव इसमें नहीं किया जाएगा। आइस लॉन्च के बाद, यानी इस लॉन्च के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने एरियन 6 के लिए, जो कि हैवी लॉन्चर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एरियन 6 को, एरियन 6 के लिए इन्होंने उत्सुकता दिखाई कि अब तो भाई वेगा तो लॉन्च हो चुका है, वेगा लॉन्च हो चुका है, तो अब एरियन को बनाने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। जैसे कि रॉकेट साइंस में ही होता है कि जब एक रॉकेट का आप सफल प्रक्षेपण किए तो अगला रॉकेट को बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये एरियन 5 जो आप लोग देख रहे हैं, एरियन 6 रॉकेट है, ये आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अभी बना नहीं है। ये जो रॉकेट है अभी एरियन 6, ये अभी बना नहीं है, ये अभी बनेगा, अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है एरियन 6 रॉकेट, तो इसी के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी बहुत ही उत्सुक थे कि इसको प्रोग्राम को शुरू किया जाए। पहले लॉन्च के बाद वेरटा वेरटा पूरा नाम बता रहा हूँ इसका, वेरटा का पूरा नाम है, वी से मतलब होता है वेगा, आर से होता है रिसर्च, फिर टी से टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो वेगा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स ने के चार उड़ान कंडक्ट करी। इसने 4 उड़ान इसका लॉन्च किया गया, 4 बार इसको लॉन्च किया गया, किसको? वेगा रॉकेट को। और वेगा रॉकेट को 4 बार लॉन्च करने के बाद दूसरा लॉन्च 2012 में किया गया, जिसमें पेलोड ले गया, जो सफल रहा। और दूसरे लॉन्च के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डिक्लेयर कर दिया, यानी दूसरा लॉन्च जब हो गया तो इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्लियर कर दिया कि रॉकेट पूरी तरह से ऑपरेशनल है और पूरी तरह से तैयार है लॉन्च करने के लिए। ठीक है, लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद एरियन स्पेस ने वेगा को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए अनुरूप लॉन्च मार्केट में लाता है। इसने वेगा के मेन पेलोड को 386 किलोग्राम रखा, यानी मेन पेलोड कितना रखा? 386 किलोग्राम का मेन पेलोड को रखा। और 386 किलोग्राम के पेलोड में लारेस सैटेलाइट के साथ रखा गया। 346 सैटेलाइटों में 346 किलोग्राम का जो सैटेलाइट था उसमें कौन सा था? लारेस सैटेलाइट था, जिसे सर्कुलर ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट में बहुत अंतर है। ऑर्बिट मतलब ऐसे घुमावदार, बिल्कुल सर्किल के आकार का, और थोड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है थोड़ा सा चपटा रहता है इसे। ठीक है, इसको किस ऑर्बिट में रखा गया? इसको में रखा गया और 70 डिग्री के झुकाव पे। तो आप लोग का क्वेश्चन होगा, सर इतने झुकाव पे क्यों रखा जाता है? झुकाव की क्या जरूरत होती है अंतरिक्ष में? तो आपको बता दें, झुकाव की भी बहुत सारी जरूरत होती है अंतरिक्ष में। क्यों? क्योंकि आपको अगर सीधे थोड़ी खड़ा होकर देखना है, जैसे मान लीजिए आप कोई खड़ा है इंसान, ऐसे मान लीजिए सेटेलाइट है, इसका कैमरा इस साइड में है, तो आप क्या करोगे? इसको सीधे रख दोगे? मान लो धरती इधर है, आपका देश इधर है, तो इसको इधर तो नहीं रखोगे ना, क्योंकि थोड़ा सा इसको झुका दोगे, कैमरा इधर हो जाए, जिससे कि आप अपने धरती पे पूरा निगरानी, अपने क्षेत्र पे पूरा निगरानी कर सको। इसलिए इसको थोड़ा सा घुमा कर रखा जाता है। तो लगभग 1450 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे इसको रखा गया, यानी 1450 किलोमीटर ऊपर इसको रखा गया था। फिर इसकी एचपी की बात कर लेते हैं हम लोग कि इसकी क्या क्या खासियतें हैं इस रॉकेट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेलोड की, इसी पेलोड की क्या खासियत है। एरियन स्पेस ने बताया कि वेगा रॉकेट 1500 किलोग्राम पेलोड को 700 किलोमीटर की पोलर ऑर्बिट में लेके जा सकता है। और इसकी पेलोड फायरिंग को वेगा रॉकेट आर्गस स्पेस, जो कि स्विट्जरलैंड में एक कंपनी है जिसने डिजाइन किया, इसके पेलोड फायरिंग क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। जो ऊपर का आप देख रहे हो ना नोज, इस रॉकेट रॉकेट अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला एरियन 6 रॉकेट, इसी पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये जो रॉकेट है देखिए, ये ऊपर जो होता है ना, इसी को बोलते हैं पेलोड फायरिंग। ठीक है, और पेलोड फायरिंग में वेगा रॉकेट के पेलोड फायरिंग को किसने डिजाइन किया था? रूप्स स्पेस ने, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। स्विट्जरलैंड जो दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है स्विट्जरलैंड को। आगे बता दें आपको, और इसके बाद से इसका जो डायमीटर है इसके वेगा के, एरियन 6 का मत समझिएगा आप लोग, केवल मैं इस एरियन 6 के बेस पे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो एरियन 6 का जो ये डायमीटर है पेलोड का, वो कितना है? 2.6 मीटर।
डायमीटर मतलब मोटाई इसकी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 2.6 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 2.6 मीटर। चलिए क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। और ये इसमें इसका जो वजन है, इसका वजन भी बहुत खतरनाक है। कितना है 400 किलोग्राम। इसका वजन भी 400 किलोग्राम है। किसका, वेगा के पेलोड फायरिंग का, यानी ऊपर का जो ढक्कन होता है ना जिसमें सेटेलाइट को रखा जाता है, उसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे अब इसके थर्ड स्टेज मोटर स्टेज के बारे में। इसका पहला और तीसरा स्टेज याद रखिएगा। वेगा का, मैं वेगा को ही दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे लगता है कि वेगा रॉकेट नहीं है, तो आपको मैं इसी यही है, यही चलिए इसी को मान लीजिए वेगा वन है, ठीक है। सॉरी वेगा बोल रहे, एरियन वन रॉकेट है इसी, ठीक है ना। उसका थोड़ा इमेज नहीं मेरे पास आ पाया है। तो इसका जो पहला और तीसरा स्टेज है, यानी इधर वाला ये वाला स्टेज और इधर वाला स्टेज, यानी पहला और तीसरा, यानी यहाँ तक, ये बीच वाला समझिएगा आप लोग। ये पहला और तीसरा स्टेज जो है इसका, ये दोनों स्टेज को एवीयू बनाती है, कंपनी का है जिसका नाम है एवीयू। एवीयू बनाती है इसके पॉल स्टेज को, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। ईएलए का पूरा नाम है यूरोप लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, यूरोपियन लॉन्च व्हीकल। इसको, ये कंपनी को कैसे बनाया गया था, आप सभी का ये क्वेश्चन है, थोड़ा किसी को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया था कि कौन सी कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ईएलवी को यूरोप, इटालियन स्पेस एजेंसी और फ्रांस की बेस्पेटली की इसके लॉन्च सिस्टम है, उसने मिलकर इसको बनाया था, किसको, ईएलवी को। फिर उसके बाद इसके 2011 में इसने डिजाइन इसका तथा प्रोटेक्शन के तीन प्रकार के इंजन को वेगा के लिए तीसरे स्टेज में लगाया जाना था। यानी इसके जो तीसरा स्टेज है, इसमें 3 प्रकार का इंजन, 3 तरह के इंजन को डिजाइन किया गया था, जो कि इसके तीसरे स्टेज में लगा। इंजन है सामान्य तौर पर मोटर होता है, इसको आप इंजन नहीं बोल सकते हो। लगाने के लिए इसको टेस्ट किया जाना था। 2 बार ग्राउंड टेस्ट फायरिंग हुआ। ग्राउंड टेस्ट फायरिंग कैसे होता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ग्राउंड टेस्ट फायरिंग इसका हुआ, ग्राउंड टेस्ट फायरिंग किया गया, जो कि डिजाइन को फाइनल फ्लाइट के लिए चुना गया। और जिसमें कितने थे आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें 3 थे, तीन का टेस्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ एक को चुना गया और बाकी 2 को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो 3 को इसमें, इसके डिजाइन में कितने थे, 3 लोगों को चुना गया, जिसमें से एक को सिलेक्ट कर लिया गया इसकी फाइनल फ्लाइट के बाद। चलिए अब आगे हम बात करते हैं मोटर के बारे में। जो सबसे पहले स्टेज में लगता है उसका नाम है क्या, P18 मोटर। जो P18 मोटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको बता दें P18 मोटर का उपयोग फर्स्ट स्टेज में किया जाता है। इसका नाम P18 इसीलिए रखा गया। 18 का मतलब क्या है, इसमें 80 टन प्रोपेलेंट भरा जा सकता है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि इसके नाम में इसका पूरा का पूरा इसका प्रोपेलेंट रख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि P18 में कितना प्रोपेलेंट भरा सकता है, 80 टन। इसीलिए नाम क्या है, P80 है इस मोटर का, जो पॉलिश स्टेज में उपयोग होता है। थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है इस इंजन को। जो P18 इंजन है मोटर कर सकते हैं आप। ये मोटर है ना, इसको थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है। अब थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि थोड़ा घुमाया जा सके। आपको बता दें कि लगभग इसको ±3 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। 3 डिग्री का मतलब ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है, वो ज्यादा होता है इसी मोटर के लिए। और सोलर मोटर है, बहुत फास्ट चलेगा, आप सभी को पता होगा। जब फास्ट चलेगा तो उसका रफ्तार भी बहुत तेज होगा, तो उसको घुमाना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इसलिए ज्यादा उसको एंगल से नहीं घुमाया जाता है, ±3 डिग्री पे घुमाया जाता है। तो ये होता है थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम। थ्रस्ट वेक्टर का मतलब थ्रस्ट दे रहा है, उसको धीरे धीरे घुमाते रहो, धीरे धीरे ऊपर नीचे करते रहो, इसी को थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम करते हैं। इसमें बेल्जियम के साब कावका ने विकसित किया है, किसके, इसके थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम को। इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स वो होते हैं जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स का मतलब ये होता है कि
जैसे हाइड्रोलिक होता है ना, वैसे एक्चुएटर्स होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ उतना होता है कि उसमें प्रेशर करके, प्रेशर दे के उसको और उसको काम कराया जाता है, जैसे कि हाइड्रोलिक में होता है। हाइड्रोलिक में थोड़ा अलग सिस्टम लगता है और जो एक्चुएटर्स उसमें अलग सिस्टम लगता है। यानी समझिए कि हाइड्रोलिक की तरह ही काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो इसके नोजल को घुमाने के लिए में मदद करते हैं, किसके नोजल को, जो एक्चुएटर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स, वो क्या करते हैं, इसके नोजल को घुमाने में मदद करते हैं। और इसके लिए लिथियम आयन बैटरीज का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको घुमाने के लिए। किसके, इसके एक्चुएटर्स को घुमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिथियम आयन बैटरी का। और इसके लिए इंटरनल इंसुलेशन के लिए 3 मीटर डायमीटर वाले ग्राफीन प्रोक्सी फिलामेंट वुड का उपयोग किया जाता है, जो कि लो डेंसिटी पे इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है। इसके जो मतलब कि इसके अंदर इंसुलेशन करने के लिए 3 मीटर डायमीटर वाला ग्राफीन अप्रोच है। 3 मिलीमीटर है, 3 मीटर नहीं है, 3 मिलीमीटर के ग्राफीन एप्रोक्सी फिलामेंट वुड का उपयोग किया जाता है। ये ज्यादा मत याद रखिए, इसको ग्राफॉक्सी फिलामेंट वुड पे प्रयोग रबर का इस्तेमाल भी किया वाले पूरे के पूरे नोजल को ही पिघला के रख देगा, इसलिए इसमें उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसका जो नोजल है इसे लो कॉस्ट कार्बन पेंसिलिन मटेरियल से बना होता है। वही जो आपको मैं अभी पीछे बताया, उसको उसमें लेप लगाया जाता है, उसमें तरह से उसको 3 मिलीमीटर के डेंसिटी में यानी मोटाई में इसको लेप लगाया जाता है, वैसा है उसका। इसीलिए उसको मतलब कि ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है। जो कस्टमर केसिंग का उपयोग इग्नाइटर के लिए किया जाता है, इनमें सोलिड प्रोपेलेंट के रूप में लो लॉन्गेस्ट सेंट्योर एंड हाई एल्यूमिनियम प्रेस्टीज वाले HTPB 1915 का इसका उपयोग किया जाता है। HTPB याद रखिएगा, वो HTPB जो फ्यूल के रूप में उपयोग होता है वो नहीं है, वो HTPB 1912 है, याद रखिएगा। इसको 1912 कहते हैं, जिसे कहते हैं हायर एल्यूमिनियम परसेंटेज, ठीक है ना, इसको कहते हैं हायर एल्यूमिनियम परसेंटेज, HTPB 1912। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला परीक्षण 2006 में किया गया। P18 मोटर का पहला परीक्षण 2006 में कहा किया गया, ठीक है। तो इसका पहला टेस्ट क्यूरो में किया गया, ठीक है, जो कि उसमें फ्रांस में है। और इसका दूसरा परीक्षण के फर्स्ट स्टेज का 2007 में कोयम्बटूर में ही किया गया, जिसमें तो 90 टन का इसने थ्रस्ट जनरेट किया। कितने टन का, 190 टन का थ्रस्ट जनरेट किया इसने। और ये लगभग 111 सेकंड तक इसको जलाया गया, कब, 2007 में। ठीक, उसके बाद से इसका भविष्य का एक वर्जन है जिसमें जिसका नाम है P120C, याद रखिएगा, P120C। इसका एक नया वेरिएंट आने वाला है भविष्य में इस मोटर का, किसके, P18 मोटर का एक नया वेरिएंट है P120। और इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें लगभग 120 टन भरा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें उसकी तरह 120 टन फ्यूल नहीं भरा जाता है, बल्कि इसमें लगभग 141 से लेके 143 टन तक इसमें प्रोपेलेंट को भरा जा सकता है। और इसमें इसके जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस होगी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसका जो क्षमता होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस मोटर का इस्तेमाल करने से। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं Zephyro 23 मोटर के बारे में। आप पे जो दिख रहा है इस समय, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस समय मोटर, इसी का नाम है Zephyro 23 मोटर। Zephyro मोटर को एवियोन ने विकसित किया है, याद रखिए कंपनी का नाम है एवियो। एक मिनट, इसके मोटर का नाम है एवियो, इसे एवियो कंपनी ने बनाया है। इस मोटर को जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही मोटर है, वो यही वो मोटर है
और इसको फिक्स किया है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें एएसआई ने इसको फंड किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको फंडिंग दी था बनाने के लिए एवियो को। ठीक है, इस मोटर को बनाने के लिए, जेफिरो मोटर को बनाने के लिए किसने फंडिंग दिया था? ये इटालियन स्पेस एजेंसी ने। 23 टन, इसमें लगभग 23 टन का प्रोपेलेंट भरा जा सकता है। कितना टन का प्रोपेलेंट इसमें भरा जा सकता है? और इसमें इसको पहली बार 2006 में टेस्ट किया गया था। 23 सेकंड तक चार्ज में पूरी तरह से सफल रहा। कितने सेकंड तक? 23 सेकंड तक ही चालू किया गया इसको, इसीलिए इसका नाम लगता है जेफिरो 23 रख दिया गया है। 23 सेकंड तक पहली बार चालू किया गया और इसका नाम लिख दिया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। और दूसरी बार 2008 में साल्ट डी क्यूरा में, याद रखिएगा, साल्टो डी क्यूरा, जो कि फ्रांस में, फ्रांस याद रखिए, इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा फ्रांस में इसका पहली बार साल्ट डी क्यूरो में इसका टेस्ट किया गया। इसके बाद ये पूरी तरह से सफल रॉकेट इंजन मान लिया गया। इसको मान लिया गया कि पूरी तरह से सफल हो जाए, हो इंजन है। इसके नोजल में कार्बन का उपयोग से बनाया जाता है। कार्बन एप्रोक्सी केस, जो फिलामेंट बाउंड का उपयोग किया जाता है। इसमें जो ये देख रहे हो अपना, ये जो नोजल ब्लैक कलर वाला है, इसको किसे बनाया गया है? कार्बन एलिमेंट से। इसे कार्बन एप्रोक्सी केस कहा जाता है, कार्बन एप्रोक्सी केसिंग कहा जाता है इसको, इससे ये बनाया गया है। चलिए अब इसके तीसरे स्टेज में जिस मोटर का उपयोग किया जाता है, जेफिरो 9, इसके बारे में बात करते हैं। जेफिरो 9 मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग आपको बता दें कि थर्ड स्टेज में होता है। एरियन वेगा रॉकेट के, सॉरी एरियन बोलना है, वेगा रॉकेट के थर्ड स्टेज में इसका उपयोग होता है। इसको पहली बार 2005 में साल्ट डी क्यूरा में, याद रखिएगा, बस फ्रांस में वही नाम है, इसको भी टेस्ट किया गया था और जो पूरी तरह से, तथा दूसरा टेस्ट 2007 में। दूसरी बार कब टेस्ट किया गया? 2007 में। और 2007 में जब टेस्ट किया, कंबर्सन टाइम बढ़ गया। यानी इसको जो कंबर्सन टाइम का मतलब ये है, इसको जलाना था, इसका टाइम बढ़ गया। और बढ़ने के कारण ये कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि इसका टेस्ट सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ। जैसे कि फेल होता है ना, तो लोग दबा देते हैं, चलो पटाए रहो, बोलना मत, ऐसा लगेगा कोई खा जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई से जाकर बोलेंगे अरे सफल हो गए, तो इसीलिए इसका जब टेस्ट हुआ तो इसका टेस्ट पता नहीं फेल हुआ कि क्या हुआ, इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला, कोई इन्होंने ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट किया ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि 2009 में इसका टेस्ट हुआ जब, तो चिल्ला के बोल रहे थे 2009 में टेस्ट हुआ इसका, याद रखिए 2009 में इसका जब टेस्ट हुआ तो चिल्ला के लोग बोल रहे थे कि सफल हो गया। इसको कह दिया गया कि ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है ये वेरिएंट। ठीक है, चलिए, तो ये था, तो ये इसके तीनों बारे में बता रहे थे आपको मैं। और मैं आपको इसके सबसे लेटेस्ट वेरिएंट, सबसे अपर स्टेज के वेरिएंट को बताता हूँ। इसके सबसे अपर स्टेज का नाम है एबीयूएम। इसके सबसे ऊपर वेरिएंट का नाम क्या है? एबीयूएम। इसका पूरा नाम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। इसका पूरा नाम होता है एल्टीट्यूड वर्नियर अपर मॉड्यूल, याद रखिएगा, एल्टीट्यूड वर्नियर अपर मॉड्यूल। ठीक है, स्क्रीन छोटा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जल्द ही और अच्छे से इसको बताया जाएगा आप सभी को। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे नई नई चीजें इसमें ऐड करते जाएंगे, नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे, आपको और सुविधा हो जाएगी क्लास को देखने में। इसमें बता दो कि इसको भी एवियो ने ही बनाया है, याद रखिए, विकसित किया, बनाया नहीं है, एवियो ने ही विकसित किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो एवियो कंपनी है ये फ्रांस से बन के ये इंजन आता है और ये इसका उपयोग करता है एवियो। ठीक है, उसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके, उसी से लाइसेंस लेके इसको बनाते हैं लोग। ठीक है, तो इसके रोल कंट्रोल, एल्टीट्यूड कंट्रोल फंक्शन लगाया गया है। इसमें 2 मॉड्यूल लगे हैं। ठीक है, इसमें दो मॉड्यूल लगे हैं। इसमें 2 मॉड्यूल लगे, एक का नाम है एपीएम। एपीएम का मतलब होता है एक इसमें 2 मॉड्यूल लगा हुआ है, एक का नाम है एपीएम और दूसरे का नाम है एएम। याद रखिएगा, एपीएम और एएम 2 मॉड्यूल लगा हुआ है। ये जो मॉड्यूल है इसमें क्या होता है, जैसे प्रोपल्जन, यानी कि इसमें जो आपका फ्यूल है उसको भरा जाता है। प्रोपल्जन का मतलब होगा, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि इसका क्या काम है। इसका पूरा नाम है एवियम प्रोपल्जन मॉड्यूल। एवियम प्रोपल्जन मॉड्यूल, इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोपल्जन मतलब क्या होता है, उसका ईंधन। इसमें ईंधन भरा जाता है इस मॉड्यूल में। 2 टाइप का मॉड्यूल, देखिए, कोई भी केसिंग को बनाया जाता है जो उसका अपर स्टेज होता है,
अपर स्टेज में रहता है। अपर स्टेज में आपको मैं इसका अपर स्टेज दिखाई दे रहा हूँ, सबसे बेटर रहेगा। ये देखिए, ये है एबीवीएम। एबीवीएम यही है। देखिए इसमें आपको दो थो मॉड्यूल दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए इसमें दो थो मॉड्यूल दिख रहा है। एक आपको जो दिख रहा है क्या है, ये जो नीचे वाला है वाला, ये भी नहीं दिख रहा है यार, क्या कलर कलर में भी। अब दिखेगा आप लोगों को, सफेद है ना तो ब्लैक कलर में दिखेगा। तो कोई इधर वाला नीचे वाला दिख रहा है, ये क्या है? एक मिनट यार, कहाँ खिसक जाती हो। सॉरी, एपीएम है ये। एपीएम का पूरा नाम है एबीवीएम, एबीयूएम प्रोपल्शन मॉड्यूल। यानी ये जो ये मॉड्यूल है, ये क्या काम करता है? इसमें टोटल का टोटल फ्यूल है। और जो आपको बता दें कि ये जो एबीपीएम मॉड्यूल, जो एबीयू, ये पूरा का पूरा है ना, ये कहाँ बना है? ये यूक्रेन में बना है। और ये आपको बता दे रहा हूँ, ये इसमें आरडी 800, मैं आपको मिटा के दिखा रहा हूँ। इसमें आरडी 843 इंजन का उपयोग होता है। याद रखिएगा, इंजन है ये, एक मोटर वोटर नहीं है, ठीक है ना। यही इसका सबसे अपर स्टेज जो है, ये वाला, यही अपर स्टेज जो है, इसका मतलब कि सबसे लिक्विड स्टेज है। बाकी सारे के सारे सॉलिड स्टेज है। जितना भी पढ़े, P18 मोटर हो गया, चाहे Zephyr 23 हो गया, Zephyr 9 हो गया, ये सारे के सारे जितने आप लोग अभी पढ़े हो पीछे सॉलिड फ्यूल वाले, ये सब सॉलिड फ्यूल वाले हैं। लेकिन जो ये स्टेज है, ये सबसे ऊपर वाला स्टेज है। और ये सबसे की मतलब माना जाता है ऐसा कि सबसे मतलब कि लिक्विड स्टेज है, और यही सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मैं आपको वही बताया हूँ कि RD 843 इंजन का उपयोग होता है। जो कि आपको पता है, आरडी का जो आरडी जहां भी आपको दिख जाए तो समझ लीजिए इसका इंजन है। समझ रहे ना, ये रूस का इंजन है RD 33, जो कि यूक्रेन इसको बनाता है। यूक्रेन इस समय सोवियत संघ का यंग हुआ करता था। उसका जो काम है, जो उसके यूक्रेन में ये बनता है, और इसके वहां से ट्रांसफर होकर ये इसी वेगा रॉकेट के अपर स्टेज में लगता है। और इसमें आपको बता दें फ्यूल के रूप में क्या बोलते हैं, यूडीएमएच ऑक्सीडाइजर है ये। तो ये फ्यूल है, ये फ्यूल है। और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में होता है। और जो एएम है, यानी जो इसका ऊपर वाला वेरिएंट है, ये वाला जो आप लोग ऊपर ये वाला है ना, ये क्या काम करता है? ये मतलब कि जो कंपोनेंट है, जो सैटेलाइट है, उनको बाउंस बैक यानी फेंकने का काम करता है। एबीवीएम, इसका पूरा नाम आपको पता ही होगा। इसका पूरा नाम है एवियम एवियोनिक्स मॉड्यूल। एवियोनिक्स मॉड्यूल, एवियोनिक्स मॉड्यूल। एवियोनिक्स का मतलब ये है कि जो सारा जो फेंकने उठाने वाला, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट जाता है तो उसमें सस्पेंसर भी लगाया जाता है कि वो क्या करे, उसको और फेंक दे ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप सभी को इसको देख के बहुत अच्छा रॉकेट साइंस के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। और आगे मैं इसकी अगली जस्ट वीडियो में आपको मैं अभी इसको अपलोड करूंगा, उसको मैं इसके वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा वेरिएंट है। मेनली इसका दो ही वेरिएंट है, एक है वेगा सी और एक है वेगा ई। तो इसके बारे में आपको मैं जल्द ही इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके साथ ही वेगा रॉकेट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।